मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने स्कूल का कभी मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशगोई की थी। देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने उससे यह पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक़्त माल रोड की चमकीली सतह पर टांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। उस रोज़ शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तिमतिमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाबकर बड़े मुफक्किराना लहजे में कहा, यह किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने जलकर यह बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा ही फसाद होते रहेंगे। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। यह कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात यह होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या वो रूस वाला जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि किसी पीर ने यह बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ्फुर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। उसके अलावा उसे उनका रंग भी पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्खों सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती, ना मालूम क्यों। वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गर कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मकदर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर हिल मारकर सिगरेट पीते या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जीभ भर कर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे, आप घर के मालिक ही बन गए, नाक में दम कर रखा है। इन बंदरों के औलाद ने यूं रोब गांठते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहे वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोड़ हो रहा हो, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार, और गिटपिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम पहले पहल जी में आई कि मलून की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से डर गया कि इस मरदूत को मारना अपनी ही हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बुड़बुड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाड साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूं। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूं रगों में खून घोलने लगता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां लादी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का निफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे,
घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज बदल जाएगी? हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए प्यार से कहता, चल बेटा, जरा हवा से बातें करके दिखा। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू नाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे बुलंद आवाज में कहा, बात तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। यह देखकर उसके सीने में एक अजीब व गरीब तूफान बरपा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बहुत बड़ी खबर। और इस खबर को वो अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का यह अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मुसरत की एक लहर दौड़ रही थी। कई बार अपनी घनी मूछों के अंदर हंसकर उसने उन मारवाड़ियों को गाली दी, गरीबों की कुटिया में घुसे हुए खटमल, नया कानून उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा। वो बेहद मसरूर था। खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरों सफेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद करता था कि थोथनियां नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बुलंद आवाज से कहा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उग गए। और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के सर पर अपना हाथ जोर से मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निजाम की इस तरह की सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहां के नए कानून और दूसरी चीजें बहुत पसंद थीं। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निजाम में जो नई तब्दीलियां होने वाली थीं, वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्खपोशों की तहरीक जारी थी। उस्ताद मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ गलत मलत कर दिया था। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फलां शहर में इतने बमसाज पकड़े गए हैं या फलां जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाकयात को नए कानून का पेश खैमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता। एक रोज उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े जोर से तनकीद कर रहे थे और खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। इनमें से एक ने दूसरे से कहा, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी गई ना देखी गई। सियासी नजरिए के एतबार से यह फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि यह कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूंकि उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा।
उसने ख्याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आजाद हो। चुनाचे इस ख्याल के जेर असर उसने कई मर्तबा इन दो बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, टोडी बच्चे है। जब कभी वो किसी को दबी या जबान में टोडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और यह कि वो शरीफ आदमी और टोडी बच्चे में तमीज करने की अहलियत रखता है। इस वाकये के तीसरे दिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने टांगे में बिठाकर मजंग ले जा रहा था कि उसने इन तीनों लड़कों को आपस में ये बात करते सुना। नए आइन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे बहुत सी जगह और निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वो उसको ऐसी चीज समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून, वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज, और हर बार उसकी नजरों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदाबख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती रहती और जहां जहां पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरखशां हो ताबा होना जरूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतल्लिक जो तसव्वुर वो अपने ज़हन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीजें नजर आएंगी उनसे उसकी आंखों को जरूर ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हुए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए थे। मौसम खिलाफे मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल आया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़ों के सर पर जमी थी, और सब चीजें पुरानी नजर आती थीं। यह नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरुओं की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? जाहिर है कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं होता था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी बंद हैं। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। उसके अलावा वो ये भी सोचता था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, उससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने उनके कपड़े मैले मैले से नजर क्यों आए। शायद इसकी वजह यह थी कि आज उसकी निगाहें किसी हीरा कुंज जलवे का नजारा करने वाली थीं। टांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर बाद अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मिनहारी वालों की नुमाइशी चीजें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नजारा दे रही थीं और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीजों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था।
जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी में गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी दिन जरूर पैदा होगा, मगर वो इंतजार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक नजर देख ले, उसके बाद वो पैदा होता रहे। चुनाचे इसे गैर मगलूब ख्वाहिश के जेर असर उसने कई बार अपनी बीवी के पेट को दबा दबा कर उसके ऊपर कान रख रख कर अपने बच्चे के मुतालिक कुछ जानना चाहा, मगर नाकाम रहा था। एक मरतबा वो इंतजार करते करते इस कदर तंग आ गया था कि अपनी बीवी पर भी बरस पड़ा था। तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ती रहती है, उठ जरा, चल फिर, तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत तो आए। यूं तख्ता बनना रहने से कुछ ना होगा। तू समझती है कि इस तरह लेटे लेटे बच्चा जन्म देगी? उस्ताद मंगू तबन बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था। वो हर सबब की हमली तश्कील देखने का ना सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतजस्सिस था। उसकी बीवी गंगा नई उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतौर पर कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था कि उसे तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नजारा करने के लिए निकलता था। लीडरों की अजमत का अंदाजा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जलसों के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नजदीक वो बड़ा आदमी था। अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बायस 2-3 फसाद होते होते रह जाए तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा हो जाता था। अब नए कानून को वो अपने ज़हन में इसी तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास से उसे छावनी की एक सवारी मिली। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो यह भी अच्छा हुआ, शायद छावनी से ही नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था, वो आम तौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुतल्लिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इस सोचो विचार में गर्क था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसे कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ने भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दी हैं, इनकी जेब से ही वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बांगें खींचकर उसने टांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर, कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंज़ी अंदाज था। साहिब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया था और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नत्थे से थोड़ी के बालाई हिस्से तक जाती थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई।
गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी है। उसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने इस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर दिया था। जब गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़ के टांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो उस्ताद मंगू की और उसकी आंखें चार हुईं और ऐसा मालूम हुआ कि बैक वक्त आमने सामने बंदूकों से गोलियां खारिज हुईं और आपस में टकराकर एक आतिशी बगोला बनकर ऊपर को उड़ गईं। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर टांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस तरह से अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीजें झाड़ रहा था गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद को कुछ देर महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता या गड़बड़ करेगा? वही है। उसने ये लफ्ज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराया और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और खाम खा के झगड़े में जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी, वो तौवन और करहन बहुत सी बातें सहना पड़ गई थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था और उसे मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नजला आमतौर पर कुचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक कैसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मुझे थिरथिराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम? हाँ हाँ, 5 रुपये। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भींच कर एक वजनी खूंसे की शक्ल अख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नजर रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के जेर असर वो टांगे की तरफ फकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को टांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बैत की ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कर गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता था। फिर उसका घोंसा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और चश्मे जन में गोरे की ठड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदरो मुतहैयर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घोंसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी किसी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया। वो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू और 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू। अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हुए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़वाया। उस्ताद मंगू इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरतज़दा मजमा की तरफ देखकर वो हामते हुई आवाज में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफों की मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता और कभी हजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही है, पुराना। और उसको हवालात में बंद कर दिया गया।